हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है ना, बहुत मज़ेदार भी है और मतलब डे टू डे लाइफ में इसका काफ़ी एप्लीकेशन भी है। मतलब हम लोग के घर में जो चीज़ें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, या इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे उससे जुड़ा है ना। तो मतलब शुरू करते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स बेसिकली हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों ने क्या माना था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। In similar fashion, magnetic flux is also the number of field lines passing through the given है ना surface area। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई से ही डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहाँ पे सफिक्स में ई लिखते थे, यहाँ पे बी लिखेंगे बराबर। अगर यूनिफॉर्म फील्ड में हम निकाल रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में फ्लक्स जो होगा वो होगा बी डॉट ए, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, दैट इज बी ए कॉस्ट। ठीक है, तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिए। क्या इसका सिग्निफिकेंस है? तो जब हम बोले यूनिफॉर्म फील्ड हम इसको पैरेलल लाइन से दिखा दें, ठीक है, और इसमें कोई लूप है ना, कोई सरफेस एरिया एलिमेंट हो जाए ऐसा जिसका एरिया है ए, है ना, और ये कोई एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर जो है वो फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। तो इससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग है उसका एक्सप्रेशन जो होगा वो बी डॉट ए होगा, दैट इज बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक। एरिया वेक्टर हमेशा याद रखिएगा जिस एरिया को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, बाहर के तरफ, ओके, है ना। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर फील्ड लाइंस ऐसा है और एरिया मेरा ऐसा है, तो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगा। तो इस केस में पाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस 0 डिग्री, है ना, दिस विल गिव सिंपली बी ए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। और एक कंसीडरेशन क्या होता है कि अगर ये हो गया तुम्हारा और सरफेस एरिया ऐसे, मतलब फील्ड लाइन जो है वो सरफेस एरिया से पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस केस में थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और फाई बी कितने के बराबर हो जाएगा, बी ए कॉस 90, दैट विल गिव यू 0, ठीक है। तो एकदम वही कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग यूज करते थे, उसी के हिसाब से हम लोग वैसे ही हम लोग इस चीज को मेजर कर रहे हैं, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब हुआ कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर फील्ड चेंज कर रहा है तब डेफिनेटली हम लोग एरिया का क्या लेंगे, एलिमेंट लेंगे, है ना। तो उस केस में डी फाई बराबर होता है बी डॉट डी ए, एलिमेंटल एरिया के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग कैसा भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है एलिमेंटल एरिया के लिए हम लोग उसको यूनिफॉर्म ही कंसीडर करेंगे, तो बी डॉट डी ए। समझ गए इस चीज को, ठीक है। और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, पूरे एरिया के लिए, तो ये आपको क्या दे देगा, टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स का जो कहानी है वो बस इतना ही है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन में फ्लक्स निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो है आते हैं इस चैप्टर का जो मूल कॉन्सेप्ट है उस पे, क्या उसको हम लोग समझेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस चैप्टर का जो एग्जिस्टेंस आया वो फैराडेज के एक्सपेरिमेंट से आया। फैराडेज का क्या क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या उसने किया और उस पर क्या उसका ऑब्जर्वेशन बना, या उसका क्या उसका कंक्लूजन मिला, वो सब चीजों को हम लोग समझते हैं। बताओ, मैंने पूरा सेटअप तैयार करके रखा है, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे एक करंट कॉइल कैरिंग कॉइल है, ठीक है, करंट जिसमें ट्रैवल कर सकता है करंट कैरिंग में एक क्लोज कॉइल है जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है।
लेकिन कोई भी सोर्स नहीं लगा। ठीक है, इसीलिए पहले बताते हैं एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, जिसमें कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट, और इसके सामने में है ना ऐसा फेस हुआ, इसका ऐसा फेस हुआ इस लूप का, तो ये वाला फ्रंट पोर्शन हो गया, ये वाला बैक पोर्शन हम दिखाते हैं। ठीक, इसके जस्ट सामने में है ना एक बार मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। ठीक, और इस गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग है ना। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या किया, इस बार मैग्नेट को इस लूप के तरफ, ठीक है, मूव कराना शुरू किया ऐसे। तो क्या दिखा उसमें कि जैसे जैसे ये लूप इसके सामने जा रहा है ना, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ा। जब ये रेस्ट पे था तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको लूप की तरफ बढ़ाना शुरू किया, इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर दिया। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन। ठीक, फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन का चार्ट बनाएंगे इसके लिए। फिर क्या किया, इसको मूव कराते हुए इसने स्पीड बढ़ाया। मान लो पहले कांस्टेंट स्पीड से मैं ले जा रहा था अभी, फिर मैंने क्या किया, स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया। तो जैसे ही मैंने इसका स्पीड बढ़ाया है ना, तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि डिफ्लेक्शन जो है ना उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या कर गया, बढ़ गया। तो ये ऑब्जर्वेशन इसमें। ठीक, क्या हमने बोला, इसमें करंट ट्रैवल करने लगा। जब इसको मैं इसके तरफ मूव कराने लगा, बार मैग्नेट को जब मैं लूप के तरफ मूव कराने लगा, तो इसमें करंट मूव कर गया। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोग बाद में कंफ्यूजन करने के बाद पता करेंगे। लेकिन हम लोग अभी क्या करते हैं, बस ये बोले कि इसमें करंट मतलब इंड्यूस हुआ, इसमें करंट जनरेट हुआ, और ये जनरेशन कैसे पता चला, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन। और स्पीड बढ़ाने से ये इसका करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या किया, बढ़ा। अब आओ इसमें ही सेम एक्सपेरिमेंट में नॉर्थ पोल साउथ पोल रखा हुआ है, लेकिन इसको हम इधर ले जाए। ठीक है, तो क्या दिखा ना कि जब मैं इसको दूर ले जाने लगा तो फिर से इस लूप में करंट ट्रैवल करने लगा। लेकिन इसमें और इसमें फर्क, क्या फर्क था, जो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें था, इस केस में करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हुआ। ठीक है, इसको मैं इधर ले जा रहा था, उसके चलते डिफ्लेक्शन जिस साइड था, इस तरफ ले जाने में डिफ्लेक्शन जस्ट अपोजिट साइड में हो गया। ठीक, और इसमें भी अगर मैं इसका स्पीड बढ़ा रहा था, है ना, तो स्पीड बढ़ाने पे करंट का मैग्नीट्यूड डिफ्लेक्शन क्या किया, इंक्रीज किया। ठीक, ये इन दोनों एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ये एक लूप रखा हुआ है विदाउट सोर्स, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड, और ये एक लूप रखा हुआ है विद सोर्स। ठीक है, लेकिन स्विच ओपन, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच इज क्लोज। ठीक, मैंने स्विच को क्लोज किया। जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, इसमें इस सेंस में करंट आ गया, करंट प्रोड्यूस हो गया इसमें। स्विच क्लोज करने से पहले इसमें करंट क्या था, 0। जैसे ही स्विच को ऑन किए, इसमें करंट क्या हो गया, तो ऑब्जर्वेशन क्या किया कि हम जिस मोमेंट में स्विच क्लोज किए है ना, उस मोमेंट पे मोमेंट के लिए एक इंस्टैंटेनियस डिफ्लेक्शन इसमें भी दिखा, है ना। जिस इंस्टेंट मैंने इसका स्विच क्लोज किया, उस इंस्टेंट फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, फॉर ए वेरी शॉर्ट मोमेंट इसमें भी करंट ट्रैवल किया। और वो करंट कैसे पता चला, एक बार ये नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट। ठीक है, अब आओ, लेकिन क्या हुआ ना, जैसे ही मोमेंटरली था, फिर से ये 0 पे आ गया, इसमें करंट ट्रैवल कर रहा है, इसमें कांस्टेंट करंट ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें मोमेंटरली आने के बाद फिर से करंट क्या हो गया, 0। इसमें जब तक हम इसको इधर ले जा रहे थे, इसमें करंट ट्रैवल कर रहा था, जब तक इसको हम इधर ले जा रहे, इसमें करंट ट्रैवल कर रहा है। लेकिन इसमें बस एक मोमेंट के लिए करंट ट्रैवल किया। कब वो मोमेंट था, जब मैंने स्विच ऑन किया। ठीक है, अब आओ इस केस में इसमें कांस्टेंट करंट ट्रैवल कर रहा है, स्विच इनिशियली जो था वो क्लोज था। ठीक, और इस वाले में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा, करंट इसमें ट्रैवल कर रहा है,
लेकिन इस वाले से कोई करंट ट्रैवल नहीं कर रहा। t इज इक्वल टू 0 पे मैंने स्विच को ओपन कर दिया, स्विच इज ओपन। स्विच ओपन करने से ऑल ऑफ इंस्टेंट इसमें करंट क्या हो गया, 0। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि जिस इंस्टेंट इसमें स्विच ओपन हुआ ना, और जिस इंस्टेंट इससे करंट 0 हुआ, उस इंस्टेंट फिर से इस वाले लूप में एक डिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन इस वाले डिफ्लेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमने स्विच क्लोज करने में ऑब्जर्व किया था डिफ्लेक्शन, इस केस में स्विच ओपन करने में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, लेकिन ये डिफ्लेक्शन भी मोमेंटरली था, ये डिफ्लेक्शन भी मोमेंटरली था। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है, इसको मैंने नाम दे दिया एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसको मैंने नाम दे दिया एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ठीक, अब हम लोग जो है ना, हम खासकर ये चीज तुम पे मतलब बोर्ड पे इसका सारा ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग एक दो लॉज इसमें डिफाइन करेंगे और सवाल बनाना शुरू करेंगे। ये देखो दोनों एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा। पहला एक्सपेरिमेंट जो था उसका ऑब्जर्वेशन, इनिशियली व्हेन मैग्नेट वाज एट रेस्ट, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर वाज सीन। ओके, कोई ऑब्जर्वेशन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। व्हेन बार मैग्नेट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द लूप, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर वाज सीन। ठीक है, एंड दिस डिफ्लेक्शन इंक्रीज्ड। ठीक है, and this deflection increased when speed of bar magnet was increased। ठीक है, एकदम कॉमन स्टेटमेंट है। अगला ऑब्जर्वेशन क्या था, when bar magnet was taken away from the loop, galvanometer again shown deflection। ठीक है, but in opposite direction, which also increased with increase in speed। ठीक, एक्सपेरिमेंट 2 का क्या ऑब्जर्वेशन है, at t is equal to 0, when switch is closed, the galvanometer shown deflection for a moment, ठीक है, and become 0 when the current in loop become constant। current in loop मतलब कि जो loop with source था, ठीक है, become constant। galvanometer also shown deflection for a moment when same switch was open but in opposite direction। This was the observation। Now we will conclude this observation why this, ठीक है, phenomena has happened। चलो, फाराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन रखा और उस कंक्लूजन के बेसिस पे एक लॉ दिया। ठीक है, तो सबसे पहले कंक्लूजन क्या बोला कि a current is induced in the loop as long as magnetic flux through it changes। अगर कोई लूप है, ठीक है, और लूप जरूर डेफिनेटली कंडक्टिंग वायर का बना होना चाहिए। अब इंसुलेटर का लूप में अगर हम लोग ये चीज एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये फिजिबल नहीं है, और इससे कुछ फील्ड लाइंस अगर पास कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इस लूप से क्या है, फ्लक्स है ना। तो current will induce in this loop as long as magnetic flux is changing। मतलब number of field lines passing through this closed loop if changes, increase कर सकता है या decrease कर सकता है, change का मतलब है। तो अगर ये change कर रहा है तो इसमें current will induce। ठीक है, तो चारों एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही हुआ। जब बार मैग्नेट रेस्ट पे था तो उस कॉइल से जो फील्ड लाइंस पास कर रहे थे वो कांस्टेंट, वो चेंज नहीं कर रहे थे, तो उसमें कोई करंट नहीं शो हो रहा था। जैसे ही बार मैग्नेट उसके करीब ले जाने लगे, उससे क्या करने लगा, उससे फील्ड लाइंस चेंज करने लगा। बार मैग्नेट जैसे सामने जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगे ना, क्योंकि पोल जैसे जैसे करीब आएगा तो पोल के विसिनिटी में फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे पास करना शुरू करेंगे, मतलब कि फ्लक्स चेंज करेंगे, हेंस करंट विल इंड्यूस। उससे अवे ले जाएंगे तो फील्ड लाइंस उससे घटेगा। ठीक है, सामने ले जाएंगे तो फील्ड लाइंस उससे बढ़ेगा। सेम दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब मैंने स्विच ऑन किया, करंट 0 था लूप में, अचानक से करंट आ गया,
तो करंट कैरिंग लूप ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक, तो इससे फ्लक्स शुरू हो जाएगा। फ्लक्स शुरू हो गया तो जिस मोमेंट फ्लक्स चेंज किया उस मोमेंट करंट हुआ। उसी तरह स्विच क्लोज करने से करंट जीरो हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, देखेंगे और ये सब चीज फिर से देखेंगे। हाँ, अब आओ दूसरा कंक्लूजन क्या था कि इंड्यूस करंट इन वन डायरेक्शन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट इंक्रीजेस एंड इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन फ्लक्स डिक्रीजेस। ये मैंने बताया, जब बार मैग्नेट को इधर ले जा रहे थे, है ना, तो फ्लक्स इससे इंक्रीज कर रहा था तो करंट का एक डायरेक्शन था। जब इससे दूर ले जा रहे थे, फ्लक्स इससे डिक्रीज कर रहा था, करंट का दूसरा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों इनका कंक्लूजन था। और इन दोनों कंक्लूजन पे उन्होंने एक लॉ बनाया, क्या? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जिसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे। एक पॉइंट ये था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूसेस नो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। उसके चलते कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मतलब इंड्यूस करंट नहीं होगा। अगर इस लूप से टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, फील्ड लाइंस चेंज नहीं करेगा, तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। अगला ऑब्जर्वेशन, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और फील्ड, a changing magnetic flux or field induces an EMF in the coil। ठीक है, अगर इससे फ्लक्स चेंज करेगा तो इसके अंदर में, इस लूप के अंदर में एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, मतलब एक सोर्स इंड्यूस हो जाएगा, और इसी सोर्स के चलते इस सर्किट में एक करंट दौड़ने लगेगा, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स थे, और इस पॉइंट्स को लेके उन्होंने एक लॉ दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉ। हाँ, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज लॉ। क्या? ईएमएफ, मैंने क्या बोला कि कभी भी जब भी कॉइल से फ्लक्स चेंज करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और ईएमएफ इंड्यूस करेगा तो उसमें एक करंट भी इंड्यूस करेगा बिकॉज ऑफ दैट ईएमएफ। ठीक है, तो फैराडे लॉ ने बोला कि ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, लेट अस सपोज कोई लूप है, उससे कोई फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। ठीक, इससे टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कितना है? 5। ठीक है, तो इससे अगर ये फील्ड लाइंस, ध्यान देना, इससे फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करने लगा। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करने लगा, तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? इसको हम लोग बोलेंगे d∅b/dt। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक। फैराडेज लॉ बोलता है कि ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा E, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा d∅dt से, विथ नेगेटिव साइन। बताएंगे नेगेटिव साइन का। और प्रोपोर्शनैलिटी को अगर बताएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसमें 1 होता है, ईएमएफ E बराबर होगा -d∅ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, और अगर मेरे पास, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 से ज्यादा है, ये तो 1 टर्न से फ्लक्स हुआ है ना, अगर इसी तरह के नंबर ऑफ टर्न्स n हो गए, ठीक है, तो ईएमएफ बराबर होगा -N∅b/dt। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि फ्लक्स भी जो हो जाएगा ना, वो n इंटू फ्लक्स थ्रू ईच टर्न हो जाएगा, टोटल फ्लक्स। दैट इज n इंटू ∅b हो जाएगा।
फ्लक्स टोटल। ठीक, तो n तो कांस्टेंट है नंबर ऑफ टाइम, तो डी फाई बाई डी टी, एंड डी फाई बाई डी टी हो जाएगा ईएमएफ, ये हो जाएगा ईएमएफ। और एक बार ईएमएफ निकल गया तो इस पूरे पॉइंट का अगर हमको रेजिस्टेंस पता होगा, आई बराबर आई इंड्यूस बराबर हो जाएगा ई बाई। अब बात करते हैं नेगेटिव साइन का, तो क्या सिग्निफिकेंस? तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स EMF is induced, ठीक है, to oppose the change in magnetic field। ठीक है, ये नेगेटिव साइन बताता है ना कि ये जो EMF इंड्यूस हुआ है ना, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका पर्पज हमेशा इसको अपोज करने का होगा, इसीलिए नेगेटिव है ना। जिस रीजन से जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करना है। बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोकने के लिए, घट रहा है तो घटने से रोकने के लिए। ठीक है, और इस चीज को बढ़िया से एक्सप्लेन किया लेंज। लेंज ने भी एक लॉ दिया, ठीक है ना, फैराडेज लॉ के इस नेगेटिव साइन के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए लेंज ने एक लॉ दिया। ठीक है, और वो क्या लेंज लॉ था, उसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। द डायरेक्शन और सेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट, ठीक है, इज टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक। ठीक है, तो जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा या उसके चलते जो इंड्यूस करंट होगा, उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो उसका डायरेक्शन या फिर सेंस डिटरमाइन करने का एक ही पर्पज है कि उसका होने का वजूद इस चीज को सपोर्ट करेगा कि इसको चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज का मतलब क्या होता है? या तो बढ़ना या तो घटना, तभी ना चेंज होगा। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से बढ़ रहा है तो उस लूप में इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि तुम्हारा उसको बढ़ने से अपोज करेगा। ठीक, दूसरा रीजन कि अगर वो घट रहा होगा, इफ इट इज डिक्रीजिंग, तो भी ईएमएफ का और करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा इंड्यूस, ठीक है, कि वो उसको घटने से अपोज करेगा। समझ गए? इसीलिए जब बार मैग्नेट को इधर ले जा रहे थे तो करंट का सेंस अलग था, और जब बार मैग्नेट को इधर ला रहे थे तो करंट का सेंस अलग था, है ना। तो हम लोगों के लिए ये नेगेटिव साइन का यही सिग्निफिकेंस है। इसीलिए हम लोग जब सवाल बनाएंगे ना, तो इस नेगेटिव साइन को नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन कब लेंगे? जब हमको मैथमेटिक्स पे डिपेंड होगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में नेगेटिव लेना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज अगर हम सेंस पता कर लेते हैं, डायरेक्शन पता कर लेते हैं, तो नेगेटिव पर जरूरत नहीं है। सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब है, तो हम लोग ईएमएफ बराबर लिखेंगे एन मॉड ऑफ डी फाई बाई डी। ये ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। और सेंस डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे? लेंज लॉ। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं और सारे जितने भी थ्योरी हम लोग समझे हैं ना, सबको मतलब कि उसमें एनालाइज करते हैं। ओके, लेंज लॉ लिख लेना। देखा, अब हम लोग पहला एग्जांपल जो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में देखा था, उसी एग्जांपल पे आते हैं। उसको देखने से पहले ये दो डेफिनेशन देख लो। हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो तरह के फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व। एक है प्राइमरी फील्ड लाइंस। प्राइमरी फील्ड लाइंस क्या है? फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ड्यू टू सोर्स, जो करंट कैरिंग सोर्स है, एक्चुअल सोर्स, जो रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, या करंट कैरिंग सोर्स बोलो, या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक्चुअल सोर्स, जिसके चलते मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, उस फील्ड को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फील्ड या प्राइमरी फील्ड लाइन।
सेकेंडरी फील्ड लाइंस क्या है? फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ड्यू टू इंड्यूस करंट इज सेकेंडरी फील्ड। ठीक है, जिस लूप में इंड्यूस करंट डेवलप हो रहा है उस इंड्यूस करंट के चलते भी तो फील्ड लाइंस डेवलप होंगे ना, क्योंकि करंट कैरिंग वायर जो होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो उस फील्ड लाइंस को हम लोग सेकेंडरी फील्ड बोलेंगे। और जो सोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके फील्ड को प्राइमरी फील्ड। समझ गए इस चीज को? अब आओ ध्यान देना, लेंज लॉ लगाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी फील्ड और सेकेंडरी फील्ड। समझ गए क्या होता है? ध्यान देना कि अगर दो रूल है, याद रखिएगा, क्या है? इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो लेंज लॉ बोलता है कि इंड्यूस करंट इसको इंक्रीज करने से रोकेगा। ठीक है, इंड्यूस करंट विल अपोज द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस केस में, इन दिस केस, है ना, प्राइमरी फील्ड एंड सेकेंडरी फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, सिमिलरली इफ मैग्नेटिक flux decreases या is decreasing, ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स याद रखना, इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग या मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, ये खुद प्राइमरी फील्ड के चलते होता है, फील्ड ड्यू टू सोर्स। मैंने लिखा भी है, ठीक। और सेकेंडरी फील्ड किसके चलते होता है? इंड्यूस करंट। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो प्राइमरी और सेकेंडरी का डायरेक्शन अपोजिट होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो प्राइमरी और सेकेंडरी का डायरेक्शन सेम। अब इसको समझते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में मेरा ये लूप था, ठीक है। गैल्वेनोमीटर अब हटाओ, गैल्वेनोमीटर तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में रीडिंग देखने के लिए था। अब समझो ये मेरा नॉर्थ पोल था और ये मेरा साउथ पोल, बार मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस क्या करते हैं? निकलते हैं। तो मैं ये इसका फील्ड लाइन बना दे रहा हूं। तो ये जो नॉर्थ पोल के चलते, मतलब जो बार मैग्नेट के चलते फील्ड लाइंस है, यही क्या कहला रहे हैं? प्राइमरी फील्ड। ठीक। अब ध्यान दो, अब ये क्या कर रहा है? इधर की तरफ जा रहा है V से। तो V से जब इधर जाएगा तो नॉर्थ पोल इस लूप के करीब आता जाएगा, नॉर्थ पोल इसके करीब आता जाएगा, और जब करीब आता जाएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे क्या करने लगेगा? बढ़ने लगेगा। इवेंचुअली क्या बोलोगे? इससे फ्लक्स इंक्रीज करने लगेगा, है ना। तो इससे फ्लक्स इंक्रीज करना, मतलब एक तो कॉन्सेप्ट फ्लक्स चेंज करना है। फ्लक्स चेंज कर रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा? तो अब हम इसमें देखेंगे कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि प्राइमरी फील्ड और सेकेंडरी फील्ड क्या होगा? अपोजिट। तो प्राइमरी फील्ड तो इधर है सोर्स के चलते, सेकेंडरी फील्ड किसके चलते होगा? सेकेंडरी फील्ड होगा इंड्यूस, इस लूप में जो करंट इंड्यूस होगा उसके चलते। ठीक है, तो प्राइमरी फील्ड इधर है, अपोजिट सेकेंडरी फील्ड मतलब इधर होगा। तो करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? ऐसा। करंट कैरिंग लूप है, अगर इसमें फील्ड इधर की तरफ आना चाहिए तो करंट का सेंस ऐसा होना चाहिए। ये फ्रंट था, ये बैक था, ऐसा। तो ऐसा का मतलब ये हो गया, इसमें करंट का सेंस ऐसा हो। समझ गए इस चीज को? तो इस करंट के लिए ईएमएफ कैसा होगा? तो यहाँ पे हल्का सा कट करते हैं, ठीक है, और ईएमएफ दिखाते हैं। तो ईएमएफ जो होगा इस तरह का सेंस के लिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर करता है, तो ये ईएमएफ है। और ईएमएफ कितने के बराबर होगा? तो अगर ये सिंगल लूप है तो डी फाई बाई डी टी का, क्यों? क्योंकि माइनस साइन का जो इंपॉर्टेंस होता है वो डायरेक्शन होता है, वो दिखा दिया मैंने। क्या किया? ईएमएफ मैंने ऐसा, ठीक है, और ईएमएफ कितना होगा? डी फाई बाई डी टी। ये भी निकाल लेंगे, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और ये हम लोग निकालेंगे, लेकिन अभी हम लोग समझ लें। दूसरे एक्सपेरिमेंट में, मतलब उसी एक्सपेरिमेंट में फिर हम लोगों ने क्या किया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अब इसको इधर ले, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, तो ले जा रहा हूं तो ये फील्ड लाइंस तो ऐसे ही होंगे, नॉर्थ पोल से तो फील्ड लाइंस ऐसे ही निकलते हैं, है ना। लेकिन जब ये अवे जाएगा तो ये फ्लक्स इससे डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? फ्लक्स तो चेंज करेगा, लेकिन डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज, क्योंकि पोल जो है वो दूर जा रहा है ना, तो दूर जाएगा तो इससे फ्लक्स जो है वो डिक्रीज करेगा। जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि डिक्रीज करने से रोके, मतलब प्राइमरी फील्ड और सेकेंडरी फील्ड सेम डायरेक्शन होगा। अब प्राइमरी फील्ड किधर है? इधर है, तो सेकेंडरी फील्ड भी किधर प्रोड्यूस होगा? इधर होगा। तो सेकेंडरी फील्ड अगर इधर प्रोड्यूस होगा तो करंट का सेंस ऐसा होगा, मतलब कि ये ऊपर ये नीचे, है ना, ये फ्रंट है ये बैक, ऐसा करंट होगा। ऐसे करंट करने से इसमें लिखा दो, प्राइमरी इधर है, सेकेंडरी इधर, प्राइमरी इधर है तो सेकेंडरी भी इधर, सेम डायरेक्शन, तो करंट का सेंस। तो ईएमएफ के लिए ये पोलैरिटी बड़ा, ये पोलैरिटी छोटा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से, ये कॉन्सेप्ट। दूसरा तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि पर्पस इसका जो है वो अपोज करने का, पर्पस इसका जो है वो अपोज करने का है। तो हमने तुमको बताया है कि करंट कैरिंग लूप एक डाइपोल होता है ना। तो करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये फ्रंट है अगर, तो ये बैक है, तो ठीक ऐसे सेंस हुआ, फील्ड किधर आता है? इधर आता है, इधर का मतलब ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ठीक। और सिमिलरली अगर मैं करंट पलट दूं, है ना, करंट कैसे पलटूं? ये नीचे ये ऊपर, तो ऐसे आ जाएगा, ये नॉर्थ पोल और ये। अब देखो इसमें प्राइमरी तो इधर है लेकिन सेकेंडरी इधर है, तो सेकेंडरी इधर होने के चलते ये वाला फोर्स नॉर्थ के जैसा बिहेव करेगा, ये वाला फोर्स साउथ के जैसा बिहेव करेगा। इसमें प्राइमरी भी इधर की तरफ है, ये वाला फोर्स नॉर्थ के जैसा बिहेव करेगा, ये साउथ। अब ऐसा क्यों? तो देखो हमको पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ क्या करता है? रिपेल करता है। ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करने का कोशिश करेगा, मतलब पास आने से रोकेगा। रिपल्सन का मतलब क्या हुआ? पास आने से रोकेगा। तो यही तो इसका पर्पज है। पास आने से क्या कर रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है। पास आने से क्या कर रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है। तो इसको अगर ये रोकेगा, फ्लक्स बढ़ने से रुकेगा, ठीक है, इसलिए नॉर्थ पोल डेवलप। अब ये देखो ये दूर जा रहा है, तो ये दूर जा रहा है, तो दूर जाने से क्या होगा? फ्लक्स घटेगा। तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वो फ्लक्स को घटने से रोकने के लिए इसको दूर जाने से रोकेगा। दूर जाने से रोकने के लिए इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए ये साउथ पोल डेवलप हो गया। साउथ पोल डेवलप हुआ तो ये नॉर्थ पोल। समझ गए इस चीज को? ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल। हाँ, एक चीज और बोलना था इसमें कि जब तुम इसका स्पीड चेंज करते हो, स्पीड बढ़ाओगे, जल्दी जल्दी इसके पास जाएगा, तो d∅dt बढ़ेगा, इसके चलते ईएमएफ भी क्या करेगा? बढ़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा, इसको जल्दी जल्दी अगर इसके पास ले जाओगे तो ईएमएफ भी क्या करेगा? बढ़ेगा। अब ईएमएफ अगर बढ़ गया, ठीक है, तो इससे इंड्यूस करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो अब आओ ये वाला एक्सपेरिमेंट जो था उसमें देखो। इसमें क्या किया था मैंने? t=0 पे स्विच क्लोज किया, तो स्विच क्लोज किया, ये फ्रंट ये बैक, करंट ऐसे ट्रैवल किया, है ना। तो ध्यान देना, जिस मोमेंट स्विच ओपन था इससे कोई करंट नहीं था, इसके चलते कोई फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नहीं था, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं, नो फ्लक्स। जैसे ही तुमने इससे स्विच ऑन किया, इसमें करंट आ गया, और करंट आने के चलते इसके चलते जो प्राइमरी फील्ड है ऐसा आ गया,
ठीक है, और इससे जो फ्लक्स है वो बढ़ गया, अचानक जीरो से जो भी है फ्लक्स बढ़ गया, तो इसमें क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो जीरो से फ्लक्स बढ़ा तो प्राइमरी और सेकेंडरी अपोजिट, सेकेंडरी इधर होगा। समझ गए इस चीज को? इसके लिए करंट कैसे होना चाहिए, करंट ऐसे होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये करंट मोमेंटरली रहेगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना कि ध्यान देना, जब करंट स्विच ओपन था करंट जीरो था, स्विच क्लोज किए अचानक करंट आ गया, लेकिन ये करंट कांस्टेंट करंट होगा। तो जीरो से अचानक फ्लक्स बढ़ा तो इसके चलते फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसमें इंड्यूस करंट हुआ, लेकिन फिर से इसका करंट जो है कांस्टेंट हो गया। टाइम के साथ इसका करंट तो चेंज कर नहीं रहा है, तो टाइम के साथ करंट नहीं चेंज कर रहा है, तो एक t=0 के बाद, टाइम के बाद इससे भी फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट फील्ड लाइंस, कांस्टेंट फ्लक्स। तो कांस्टेंट फ्लक्स, तो इसका करंट जो है वो मोमेंटरली डिफ्लेक्शन के बाद जीरो हो जाएगा, जीरो। अब इसमें भी वही ट्रू है, सामने ले जाएंगे तो इससे फ्लक्स बढ़ेगा, है ना, तो करंट अपोज करेगा, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अपोजिट होगा। दूर ले जाएंगे तो इससे फ्लक्स इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेम डायरेक्शन में होगा। अब आओ इसमें, जब मैंने स्विच इसका क्लोज था तो इसमें कांस्टेंट करंट ट्रैवल कर रहा था, इससे कांस्टेंट फ्लक्स पास कर रहा था, समझ के बाद कांस्टेंट फ्लक्स पास कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें कोई इंड्यूस करंट नहीं था, क्योंकि फ्लक्स क्या था, कांस्टेंट है, क्योंकि करंट क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया, करंट क्या हो गया, जीरो, फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो ऑल ऑफ अ सडन से कुछ फ्लक्स से फ्लक्स जीरो हो गया, तो मतलब उस मोमेंट के लिए इससे फ्लक्स चेंज हुआ, कुछ मैग्नीट्यूड से जीरो होना मतलब उस मोमेंट के लिए इससे फ्लक्स चेंज हुआ, तो फ्लक्स चेंज क्या हुआ, डिक्रीज किया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, इसका भी करंट क्या होगा, ऐसा, ठीक है। लेकिन मोमेंट के लिए करंट जीरो हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया, जीरो कांस्टेंट रहेगा, खत्म, इससे कोई ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहानी है इस, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब इंक्रीज डिक्रीज से वो हो रहा है, ठीक। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। करंट और ईएमएफ का सेंस बताओ, अगर ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो साउथ पोल है, तो साउथ के पोल के लिए फील्ड लाइंस कैसा होता है, एरो इधर, प्राइमरी फील्ड इधर के तरफ। लेकिन जैसे जैसे साउथ पोल नजदीक जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो इससे इंक्रीज ही कर रहा हो, ठीक है ना। अरे फील्ड लाइंस इधर जा रहा हो या इधर जा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इधर आ रहा है वो तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि पोल इसके नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो बताना है सेंस ऑफ करंट एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ करंट क्या होगा, ध्यान रखना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होगा, अपोजिट होगा। तो प्राइमरी अगर इधर है तो सेकेंडरी इधर होगा ना, तो सेकेंडरी इधर होने के लिए ये तो नहीं, ऐसे करंट, ठीक है। तो करंट का सेंस ऐसा, और ईएमएफ का सेंस, तो करंट अगर ऐसा ट्रैवल करना है तो ईएमएफ का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, समझ गए इस चीज। अब मान लो कि हम इस पूरे के पूरे बार मैग्नेट को इसमें इंटर करा दिए और इधर से बाहर निकाला, तो जब इससे बाहर ले जाएंगे तब इसमें सेंस ऑफ करंट क्या होगा, ध्यान देना। क्या बोला मैंने, पूरा का पूरा बार मैग्नेट इसके अंदर से इंटर करता हुआ अब इधर आ गया, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ सेंस ऑफ करंट, तो ये बार मैग्नेट तो इधर जा रहा है, अब जैसे ही ये बार मैग्नेट इस रीजन से इस रीजन घुसेगा, इसके करीब कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस कैसा होता है, ऐसा, प्राइमरी फील्ड ऐसा है। अब ये बार मैग्नेट इससे दूर जा रहा है या इसके करीब आ रहा है, तो इससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो इससे फ्लक्स जो है वो क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होगा, सेम, तो सेकेंडरी इधर,
समझ गए। और इस तरह के सिंस के लिए करंट कैसा होना चाहिए, करंट ऐसा होना चाहिए। बैटरी कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये है कहानी। और कुछ बनाते हैं। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेट, ठीक, और इसमें एक लूप है, ठीक, जिसका कुछ पार्ट इस फील्ड रीजन के अंदर लाई कर रहा है और कुछ पार्ट इस फील्ड रीजन से बाहर लाई कर रहा है। अब इसको हम इधर ले जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड v से, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड v से। तो बताओ इंड्यूस करंट का सेंस और डायरेक्शन। तो देखो क्या, इसको जब तुम बाहर ले जाओगे, है ना, तो इससे का एरिया, ध्यान देना, इसका एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, ठीक है। घटेगा तो हमको पता है फ्लक्स बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है। थीटा पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, बी पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन ए पे तो चेंज आ रहा है ना। ये क्या कर रहा है, घट रहा है। समझ में आया बात। तो ए घट रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ए के घटने से इससे फ्लक्स भी घटेगा, है ना। और इससे अगर फ्लक्स घटा, ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होगा, सेम। तो प्राइमरी फील्ड है क्रॉस, ठीक, तो सेकेंडरी फील्ड भी कहाँ होगा, अंदर ही होगा। अंदर होने के लिए सेकेंडरी फील्ड को करंट कैसे सेंस में होता है, इस तरह से, ऐसे। तो करंट ये होगा। ईएमएफ कैसा इंड्यूस होगा, बैटरी लगा दो ऐसा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी लगा सकते हो। बैटरी ऐसा नहीं है कि यहाँ लग रहा है जरूरी, किसी भी पोजीशन पे लगा दो, बस तुमको एक सेंस बताना है। ई बराबर क्या होगा, ई सिंगल। समझ गए इस चीज को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये, तो अगर तुमसे पूछ दे कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉक। यही चीज अगर मैं इधर ले जाता तो एरिया अंडर द मैग्नेटिक फील्ड रीजन बढ़ेगा, एरिया अंडर द मैग्नेटिक फील्ड रीजन बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब ये होगा डायरेक्शन, ठीक, मतलब सोर्स कैसे लगाना होगा, ऐसे। समझ गए इस चीज को, ठीक है। और सोर्स ईएमएफ बराबर जो होगा वो होगा डी फाई बाई। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। और एग्जांपल ये है कि मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक, और इसके अंदर एक कंप्लीट लूप रखा हुआ है ना। और ये लूप जो है एक्सपैंड करने में, एक्सपैंडिंग मतलब इसका एरिया क्या कर रहा है, बढ़। इसका एरिया अगर बढ़ेगा तो इसका फ्लक्स क्या करेगा, बढ़ेगा या घटेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। बढ़ेगा तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वो प्राइमरी फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेकेंडरी फील्ड। प्राइमरी फील्ड अंदर है, क्रॉस दिखाया तो अंदर, सेकेंडरी फील्ड कहाँ होगा, बाहर। बाहर का मतलब ये। यही अगर कॉन्ट्रैक्ट करता तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेम होता, क्योंकि फ्लक्स चेंज कर। ठीक, अब क्वेश्चन देखो, बेसिकली तुमको चेंज करना है फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स 3 रीजन से चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो ये जो एग्जांपल दिखा रहा था मैंने, ये जो एग्जांपल किया या करंट कैरिंग लूप वाला में था, ठीक है, उसमें क्या दिखाया मैंने, उसमें दिखाया कि लूप का एरिया कांस्टेंट है, लूप के चलते जो थीटा है वो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, लेकिन बी जो है वो चेंज कर रहा है। जैसे जैसे पोल सामने जा रहा है या दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हमको पता है ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो याद रखना एक थ्योरी कि ईएमएफ इंड्यूस होने का रीजन है फ्लक्स चेंज करना। फ्लक्स कैसे चेंज कर सकता है, अगर बी चेंज कर रहा हो तो फ्लक्स चेंज कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ए चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तब फ्लक्स चेंज कर सकता है, या फिर अगर थीटा चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तब भी फ्लक्स चेंज कर सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जांपल देते हैं थीटा का विथ टाइम अगर ये चेंज कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा रब कर लेता हूँ।
अब समझना, इस रीजन में मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दे रखा है ऊपर के तरफ, ठीक है, ऐसे है में मैंने दिखा दिया, ठीक। और ये जो तुम्हारा लूप है वो एक्सजेड प्लेन में ऐसे रखा हुआ है और वाई एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे रीजन में यूनिफॉर्म। अब मैंने क्या किया, इस लूप को इस तरह रोटेट करते हैं, ठीक है। तो रोटेट करेंगे इससे फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, अभी तुम अगर देखोगे ये ऐसे है, एरिया वेक्टर ऊपर के तरफ, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी ऊपर के तरफ, फ्लक्स कितना होगा, बी डॉट ए, ठीक, क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 0 डिग्री बी ए, ये क्या एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है एट एनी टाइम टी, ठीक है, एट एनी टाइम टी, ठीक है। ये रोटेट करके ऐसा हो गया, ये कुछ इस तरह, इस तरह। एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर है, ठीक है। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री नहीं है। एट एनी टाइम टी लेट अस सपोज कि इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट ए, कितना, बी ए कॉस थीटा। अगर टी टाइम बाद बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने के लिए चलते थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी होगा। कब, एट एनी टाइम टी, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर, समझ गए। तो तुम्हारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो देखो फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम जैसे जैसे चेंज कर रहा है फ्लक्स चेंज कर रहा है, मतलब डेफिनेटली इसमें क्या इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस। अब देखो ये ऐसे है ना, इस तरह गया थीटा थीटा थीटा, इस तरह थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसके सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इसके सरफेस से पैरेलल हो गया तो इससे फ्लक्स क्या हो गया, 0, ठीक। शुरू में फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम, अब फ्लक्स घट रहा है क्योंकि थीटा चेंज कर रहा है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, फ्लक्स 0 हो गया, ठीक। फिर इसको ऐसे करोगे तो फिर से फ्लक्स बढ़ने लगेगा, फिर से फ्लक्स बढ़ने लगेगा, फिर से जब ये ऐसा आ जाएगा तो फिर से फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। फिर से फ्लक्स घटने लगेगा, घटने 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 0, फिर से फ्लक्स बढ़ने लगेगा, बढ़ने 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 मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसे हर समय अगर करंट ये लूप घूमते रहेगा, रोटेट करते रहेगा, तो इससे फ्लक्स बढ़ता रहेगा घटता रहेगा। तो करंट का जो सेंस है ना वो हमेशा चेंज करता है। जब फ्लक्स बढ़ रहा था प्राइमरी सेकेंडरी अपोजिट डायरेक्शन में, जब फ्लक्स घटेगा तो प्राइमरी सेकेंडरी सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें उतना कॉम्प्लिकेशन समझना नहीं है, हम लोग सीधे निकाल सकते हैं वाया मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान दें, फ्लक्स जो होता है वो होता है बी ए कॉस ओमेगा, मतलब कॉस ओमेगा होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। ये अब अगर विथ टाइम कंडीशन, विथ टाइम ओनली बी इज चेंजिंग, ठीक है। तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा, ठीक है, डी फाई बाई डी टी होगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो ओनली बी इज चेंजिंग का मतलब ए कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, सिर्फ लिखोगे डी बी बाई डी टी ए कांस्टेंट, समझ गए, क्योंकि एरिया और थीटा सेम। अगर ओनली ए इज चेंजिंग, ठीक है, तो क्या आ जाएगा डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी आ जाएगा, बी कांस्टेंट है, ओनली ए चेंज है, डी ए बाई डी टी कॉस्ट, ठीक। और नेक्स्ट अगर लिख दूं ओनली थीटा इज चेंजिंग,
एक तो डी फाई बाई डी टी जो होगा वो होगा बी ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है ये तीनों। और अगर दो चीज साइमल्टेनियसली चेंज करने लगेगा तो ये जो प्रॉब्लम है ना वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो अगर चेंज कर रहा है ना तो एक ही फंक्शन में दो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसमें या तो हमको रिलेशन है ना एक का दूसरे के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा और उसको सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। डबल वेरिएबल वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। एट ए टाइम बी चेंज कर रहा होगा या ए चेंज कर रहा होगा या ठीक है थीटा चेंज कर रहा होगा। तो हम लोगों ने तीनों केस देखे। सबसे पहले देखे जिसमें बी चेंज कर रहा था एरिया और थीटा कांस्टेंट था। फिर हम लोगों ने देखा जिसमें एरिया चेंज कर रहा है बी और थीटा कांस्टेंट था। अभी हम लोगों ने देखा ये क्वेश्चन जिसमें बी और ए कांस्टेंट है। इस रीजन का एरिया ऑफ द लूप कांस्टेंट है बी कांस्टेंट है। एरिया ऑफ द लूप का मतलब ये है ना एरिया ऑफ द लूप इनसाइड मैग्नेटिक ये कांस्टेंट भले ऐसे हो गया लेकिन कांस्टेंट है लेकिन थीटा चेंज कर तो ये ऐसा है। इसको इतना दिमाग में रखने का जरूरत नहीं है लेकिन हम बस सिग्निफिकेंस बताएं। तुम डायरेक्ट करोगे तो भी बनता है। तो इस केस में है ना ध्यान देना इस केस में डी फाई बाई डी टी का वैल्यू कितना आएगा ठीक है ये हो जाएगा माइनस बी ए ओमेगा जो कोफिशिएंट होता है वो बाहर आ जाता है ना साइन ओमेगा टी। ठीक है ये रहेगा क्योंकि थीटा जो है वो टी का ही फंक्शन है तो हम क्या लिखेंगे बी ए साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी मतलब कि थीटा ओमेगा टी है तो डी थीटा बाई डी टी नथिंग बट ओमेगा होगा। ओमेगा से इंटू तो ये आ गया वैल्यू। लेकिन ध्यान देना ना एक चीज ध्यान देना स्पेशली इस केस में हम लोग ईएमएफ बराबर लेंगे माइनस डी फाई बाई डी टी। हम मैंने क्या बोला था ना ईएमएफ जो है उसमें लेंज लॉ से हम लोग माइनस का सिग्निफिकेंस निकाल लेते हैं डायरेक्शन ठीक है और इससे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें जो है ना हम पूरा इसलिए यूज कर रहे हैं पर्पज में बता रहा हूँ इसमें मैंने पूरा इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें हर हाफ रिवोल्यूशन के बाद ना डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज करना है। ठीक है तो अगर तुमको जनरल रखना होगा तो जनरल में तुमको ये फॉर्मूला रखना होगा। ठीक है कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं ना है कि तुमने सीधे बैटरी लगा दिया ऐसे हाँ ऐसे बैटरी रहेगा और हमेशा करंट ऐसे ही ट्रैवल करेगा इंड्यूस नहीं इसमें करंट का डायरेक्शन पलट रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये टर्न कर रहा है कभी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कभी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है इसीलिए करंट का डायरेक्शन क्या कर रहा है पलट रहा है तो बार बार पोलैरिटी चेंज कर रहा है ईएमएफ का पोलैरिटी चेंज कर रहा है तो बार बार तुम ईएमएफ का पोलैरिटी चेंज कर रहे हो तो तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेके नहीं चल सकते इसीलिए तुमको ये लेके चलना है और ये लेके चलोगे तो ईएमएफ बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना ईएमएफ बराबर आ जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये जो है ना बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इसमें ओमेगा टी जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो ये साइन का ख्याल रखेगा ये इस चीज का ख्याल रखेगा ईएमएफ का पोलैरिटी बदल रहा है मतलब थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई तक साइन ओमेगा टी पॉजिटिव होगा ईएमएफ भी पॉजिटिव होगा। थीटा का वैल्यू पाई से लेके 2 पाई तक साइन ओमेगा टी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ईएमएफ नेगेटिव होगा मतलब पोलैरिटी बदल गया। ठीक है तो ये ध्यान देगा और जानते हो ये क्या है यही है अल्टरनेटिंग करंट। इसी को तो अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं मतलब कि इसके चलते हर इंस्टेंट मतलब नहीं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो है ना करंट का डायरेक्शन बदलेगा। ठीक है अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका E वर्सेस T का ईएमएफ वर्सेस T का तो बी ए ओमेगा जो होगा वो एम्पलीट्यूड हो गया एम्पलीट्यूड वोल्टेज ठीक है
और साइन ओमेगा टी बता रहा है कि ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होता है? साइन ओमेगा टी का साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा बी ए ओमेगा, ये वाला जो पार्ट है वो बी ए ओमेगा होगा। हर इंस्टेंट जो है ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट, ठीक है। ये फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि एरिया फ्लक्स जो है हर इंस्टेंट चेंज कर रहा है, अलग अलग रेट से चेंज कर रहा है, इसीलिए ऐसा फंक्शन है। और ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। करंट का ग्राफ कैसे बनेगा? तो करंट का ग्राफ सिंपली ई बाई आर होगा। अगर इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस आर है, ई बाई आर, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। बस यहाँ पे ई लिख दो और बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी, ये तुम्हारा हो जाएगा करंट का। समझ में आएगा? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में खाली ये क्वेश्चन जो है कर ही लिए एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग खाली क्वेश्चन ही करेंगे इस पे, यही फ्लक्स निकालना है ना, ईएमएफ निकालना, करंट निकालना थ्रू द लूप।